नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। देहरादून के थानों में लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम से पहले कलाकारों ने छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दी। हिमालय महोत्सव में 65 से ज्यादा देशों के साहित्यकार और लेखक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं 40 देशों के लोग कार्यक्रम में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लेखक गांव के पुस्तकालय में देश और दुनिया के करीब 1 लाख पुस्तकों को रखा गया है। लेखकों के लिए कुटिया, अतिथि गृह, हिमालयन संजीवनी, भोजनालय, ऑडिटोरियम बनाए गए हैं। और लेखकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहां उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें शांति और सौंदर्य का भी अनुभव करा सकें। साथ ही जहां हमारे विचारों का मुक्त आदान प्रदान और रचनात्मकता को नए आयाम मिले और हम सभी को एक दूसरे से जानने का, सीखने का और स्वयं की जो खोज है, जिसके बारे में अभी बहुत अच्छे से आप सबके समक्ष यहां पर कहा गया, उस दिशा में प्रेरित होने का अवसर प्राप्त हो। यह सब इस सुंदर लेखक गांव में देखने को मिलता है। आप सब आए होंगे तो आप सबको इसका अनुभव हुआ होगा। एक सकारात्मकता आपको यहां पर आकर निश्चित रूप से महसूस हुई होगी। जैसे आप पहुंचे होंगे, और ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखक गांव थानों की इस भूमि पर यह आयोजित होने वाला महोत्सव भारत की समृद्धि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम यहां से बनेगा। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, वे समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरक होते हैं। और बहुत सारे लोग जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो सच में हमारे दिमाग को ये पुस्तकें एक खुराक देने का काम करती है। सुधा दीदी, मैं सही कह रहा हूं? खुराक देने का काम करते हैं, यानी हमारा पोषण करने का काम करते हैं। और लेखकों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक रूप से जो परिवर्तन लाना है, उस दिशा के लिए भी प्रेरित करती हैं। अगर हम भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात करें, तो तब भी हमारे कवियों और रचनाकारों ने उस आंदोलन में बहुत अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। अगर हम राज्य स्थापना की बात भी करें, तो लेखन और सृजन से जुड़े हुए हमारे साथियों का जो योगदान है, वो बहुत अविस्मरणीय है। उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, उन सभी को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही हम विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को विशेष अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के जो उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम कर रही है, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि का भी इसमें आगे प्रावधान किया है। ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा संकल्प है कि हम उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को भी साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ें और उसे बढ़ाने में
अपना योगदान दें और जो हमारी विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि साहित्य का यह प्रभाव निरंतर जारी रहे और समाज का मार्गदर्शन करे। इस अवसर पर मैं हमारे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए अपना अथक परिश्रम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय निशंक जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस अद्वितीय जो संकल्पना है, इस अद्वितीय संकल्पना को साकार किया है यहाँ पर, और हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने शुरुआत की है और राज्य के लिए बहुत, हमारे लिए ये बहुत विशेष बात है, ये ऐतिहासिक दिन है। और जहां भी हमारी इसमें आवश्यकता होगी, वैसे तो जब मैं आया था तो मुझे लोग कह रहे थे आइए आइए हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ, तो आप भी हमारे अतिथि हैं। मैंने कहा हम अतिथि नहीं है, आज हम यहाँ मेजबान हैं, क्योंकि हमारे राज्य में ये सब हो रहा है और उनके साथ खड़े हैं हम। तो आइए हम सभी मिलकर महोत्सव के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर और साहित्यिक परंपरा को और अधिक बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प। देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में केंद्र सरकार से जनगणना के आदेश मिल सकते हैं, लिहाजा हम सभी को तैयार रहना होगा। जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग वो सक्रिय होगा। देहरादून के विकासखंड रायपुर के मालदेवता में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर विधायक उमेश शर्मा काव, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में बिजली, पानी, पेंशन, सड़क से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई हैं। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। अभी तक मसूरी, ऋषिकेश जैसे जगहों पर इस तरह के शिविर लगाए गए हैं और आगे भी ये शिविर लगाए जाएंगे। मसूरी में हो चुका है, ऋषिकेश में किया गया है, भाऊबला में किया गया है, जन सुनवाई, जनता दर्शन, फील्ड इंस्पेक्शंस और बहुउद्देशीय शिविर। ये जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, ये चलता रहेगा, जारी रहेगा। मूल निवास और भू कानून को लेकर पूरे प्रदेश भर में धीरे धीरे सरकार के खिलाफ नाराजगी और विरोध के सुर बढ़ रहे हैं। आंदोलन भी बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके बीजेपी ने अपना मंतव्य साफ कर दिया है। सरकार को प्रदेश में सभी वर्ग, समुदाय और निवासरत लोगों के हितों की चिंता है और इस पर व्यापक स्तर पर चिंतन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल की माने तो सरकार स्थानीय लोगों के हितों के साथ साथ यहां पर रह रहे सभी लोगों के हितों का ध्यान रख रही है और इसका समाधान बहुत जल्द बीजेपी ही निकालेगी। सबका प्रयास, इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं, इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है, ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का स्वागत है। रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने चिलियानौला नगर पालिका के सभी वार्डों और महाविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका चिलियानौला सभागार में आम नागरिकों के साथ नगर की समस्याओं को लेकर एक बैठक की है, जिसमें सभी लोगों ने उन्हें अपने वार्डों के पेयजल, शौचालय और सीवर लाइन जैसे मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराया, जिसके बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं।
जितनी भी समस्याएं थी सबका जाकर के स्वयं मैंने सारी टीम हमारी नगर पालिका की, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बाकी विभाग के सारे लोग थे, तो हमने वहाँ जाके जहाँ पे सड़क बननी है, चाहे पार्क बनना है, जल से रिलेटेड, तो हमने टैंक का भी जो है निरीक्षण किया। वहाँ पे कॉलेज के आसपास जो है स्ट्रीट लाइट्स, हड़ा देवी मंदिर है, वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स की संबंध में शिकायत थी, चाहे वो कूड़ेदान को लेकर शिकायत हो, पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर शिकायत हो। इन सभी चीज़ों के लिए हमने एक स्थलीय निरीक्षण किया ताकि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जा सके। हमने अपने सब इंजीनियर्स को भी इस संबंध में जहाँ पे जो भी समस्या देखी गई उस संबंध में उनको उस काम के ऊपर कार्य करने के निर्देश दिए। बंदरों की तेजी से बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए अल्मोड़ा में बड़ी संख्या में बंदरों का बधियाकरण किया जा रहा है। अल्मोड़ा के रेस्क्यू सेंटर में अब तक 2000 से ज्यादा बंदरों का बधियाकरण किया जा चुका है। अल्मोड़ा वन प्रभाग, सिविल स्वयं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ वन प्रभाग क्षेत्रों से बंदरों को पकड़कर अल्मोड़ा के रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जहां उनका बधियाकरण किया गया। देखिए, यहाँ पे अल्मोड़ा में जो हमारा ये जू वाला एरिया है, रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ पे हमारे द्वारा बंदरों का बंध्याकरण यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें मेनली अल्मोड़ा डिवीजन, सिविल स्वयं अल्मोड़ा डिवीजन और पिथौरागढ़ डिवीजन के जो पकड़े हुए बंदर हैं उनको यहाँ पे लाकर उनका बंध्याकरण किया जाता है। उसके बाद वापस जहाँ से लाए वहीं पे छोड़ा जाता है। तो अभी तक के जो आंकड़े हैं मेरे पास में, इनके अनुसार जो है लगभग तीनों डिवीजन का मिला के लगभग 2000 बंदरों का बंध्याकरण किया जा चुका है और लगातार ये काम चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में ये काम पूरा चलता रहेगा। सरकार योजनाएं तो प्रदेश की जनता के लिए बनाती है, लेकिन उन योजनाओं को सही से धरातल पर उतारना जिलों में बैठे वरीय अधिकारियों का काम होता है। कुछ वर्ष पहले तक उत्तराखंड में चोरी की घटनाएं ना के बराबर थी, लेकिन मौजूदा वक्त में चोरी, छिनैती सहित अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। लिहाजा उत्तरकाशी के बड़कोट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन सब के सब खराब है। उत्तरकाशी में यमुना घाटी के नगर पालिका बड़कोट में चोरी, छिनतई सहित अपराध की घटनाएं रोकने के लिए 1 वर्ष पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ताकि अगर कोई अपराध करता भी है तो पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों को गिरफ्तार कर सके। लेकिन मौजूदा वक्त में ये सारे सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, लिहाजा व्यापार करने वाले लोग गुहार लगा रहे हैं। चोर बड़कोट क्षेत्र में आए दिन दुपहिया वाहन और अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोग चिंतित हैं। बड़कोट नगर में नगर पालिका के द्वारा जो है 1 साल पूर्व में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो आज की डेट में जो है सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने जो है उप जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया और उनके संज्ञान में डाला है कि जल्दी से जल्दी जो सीसीटीवी कैमरा है नगर में वो सारे जो है ठीक हों। उत्तरकाशी के बड़कोट में व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर रावत ने बताया कि 1 साल से नगर पालिका बड़कोट के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, जिससे चोरों के हौसले भी दिनों दिन बुलंद हो रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा सही होते तो चोरों में भय भी होता और चोरी की घटनाएं भी नगर क्षेत्र में नहीं होती। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरे सही नहीं होते तो व्यापारी उग्रता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिससे जो है आए दिन जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है नगर में वो रुक जाए। तो हमने जो है आग्रह किया है और हमने आग्रह ये किया है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर ठीक होने चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए हमें जो है बाध्य होकर जो है संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ वर्ष पहले की बात है। उत्तराखंड के बुजुर्ग बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़, चोरी, छिनतई की या अपराध की किसी तरह की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त में मैदान से लेकर पहाड़ तक बाहरी प्रदेशों के लोग रहने लगे, जिसकी वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान साल 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे। तब वे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के इतने मुरीद हुए कि उन्होंने अल्मोड़ा से ग्वालदम, वाण, सुतोल, कनोल, रामणी, झींझीपाड़ा, क्वारी पास, करछों और तपोवन तक पैदल ट्रैक का निर्माण करवाया था। लेकिन अब लॉर्ड कर्जन ट्रैक इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने अब ग्वालदम से तपोवन तक जनरल स्टाफ सड़क के नाम से सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट में देखिए।
चमोली के थराली में लॉर्ड कर्जन ट्रैक के नाम से मशहूर रहा ग्वालदम से तपोवन ट्रैक भविष्य में जनरल स्टाफ सड़क के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने ग्वालदम से तपोवन तक 99.2 किलोमीटर लंबी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क के लिए 897 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शिवालिक परियोजना के तहत इस सड़क के निर्माण का जिम्मा बीआरओ को सौंपा गया है और 2031 तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नंद केसरी रोड हमारी तपोवन जोशीमठ तक मिलने जा रही है और जो इस रोड के हमारे लिए फ़ायदे हैं जो बीआरओ में जा रही है, फ़ायदे ये हैं कि हम सभी युवा जो कि हम ट्रैकिंग से जुड़े हैं और ट्रैकिंग के लिए सर्वप्रथम रोड अपने जो है अच्छी होनी चाहिए और इस रोड को मिलने से हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, विकास ज़रूर एक अवश्य रूप से बढ़ेगा। हमारा जो लाटू धाम वाण है उस मंदिर की जो आप कह सकते हैं मंदिर का स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, एक हाई लेवल तक रहेगी। जो हमारा जोशीमठ तपोवन मिलेगा, हमारे आवाजाही और हमारा व्यापार अवश्य बढ़ेगा। सभी युवा साथी जो ट्रैकिंग से जुड़े हैं उनके लिए टूरिज़्म के और ट्रैकिंग के मुँह और खुलेंगे और सभी लोग जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए साधन बनेंगे। थराली विधायक भोपाल राम टमटा की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग थराली और बीआरओ के अधिकारियों ने नंद केसरी से लोहा जंग तक इस सड़क का संयुक्त निरीक्षण कर सड़क के हस्तांतरण सर्वे सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क को रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा ने भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय का आभार जताया। निश्चित रूप से ये जो लॉर्ड कर्जन रोड के नाम से पहले से बनी हुई थी, आज उस पर भारत सरकार की ओर से सेना की सड़क बनने जा रही है और आज उसी के तहत जो ज्वाइंट इंस्ट्रक्शन आज हुआ है बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के द्वारा, निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि इस सड़क की जब से ही स्वीकृति जारी हुई है पूरे क्षेत्र में एक अलग खुशी का माहौल है और कहीं न कहीं ये पर्यटन की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से इस सड़क की अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ तो कहीं तत्काल इसको बीआरओ को सौंपा जाना है, हस्तांतरित होनी है, तो इसके तहत आज जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन पीडब्ल्यूडी और बीआरओ का हुआ है बहुत जल्दी है बीआरओ को हस्तांतरित की जानी है। निश्चित रूप से अभी तो इसमें सर्वेक्षण का काम हो रहा है, स्थलीय निरीक्षण हो रहा है, अभी इसमें सैटेलाइट मैपिंग हो रही है और इसके बाद अगला जो कार्यक्रम होगा इसमें इसकी डीपीआर बननी है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि निकट भविष्य में सड़क के निर्माण के बाद जहां एक और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से सड़क बेहतर साबित होगी, वहीं पर्यटन में संभावनाओं को भी पंख लगेंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मार्ग पर कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो अपने आप में प्रख्यात हैं। सड़क मार्ग से जुड़ने के बाद इन पर्यटन स्थलों तक लोगों की आवाजाही सुगम होगी, जो विकास के नए आयामों को छूने के साथ ही पर्यटन व्यवसाय के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सबसे पहले विशेष आभार धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, और जो यहाँ पर इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है, हम पूरा क्षेत्रवासी इस सड़क से गदगद हुए हैं, क्योंकि अब तमाम कई सालों से हम इस सड़क के पीछे लगे थे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती थी। और जब ये सड़क की स्वीकृति हुई है, रक्षा मंत्रालय का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत विशेष आभार धन्यवाद करना चाहूँगा। ये क्षेत्र ही पर्यटक का बहुत बड़ा क्षेत्र भी है और आप देख सकते हैं यहाँ से जो थराली और ग्वालदम की जो अभी हमारे जो हाईवे है उस सड़क को देख के हमें ऐसा लगता था कि कब हमारी सड़क पे कार्य किया जाएगा। बहुत बार हमने प्रयास भी किया है और आज तो मैं पुनः से एक बार गदगद भाव से धन्यवाद करना चाहूँगा। पूरा क्षेत्र इससे खुशी में है कि आज हमारी जो रोड है जो बीआरओ के पास गई है, उसके लिए बहुत बहुत विशेष आभार पूरी सरकार का करना चाहूँगा। और साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ से जो हमारा जो बद्रीनाथ धाम है, हमारे प्रथम धाम, तो यहाँ से काफ़ी नज़दीकी कनेक्टिविटी है। यहाँ से जो तपोवन के लिए रोड जाएगी, तो मैं विशेष आभार करना चाहूँगा इस क्षेत्र का। बहुत बड़ा
भाग्य भी खुल गया है मैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय रोजगार है वो भी बहुत डिफिकल्ट था। इससे हमारा स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा और क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं इस रोड से हमारी पूरी होंगी। सर्वप्रथम तो मैं अपने केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे ये गड्ढा जो सड़क PWD के पास थी और हमेशा गड्ढे ही रहते थे, अब कम से कम गड्ढों से निजात मिलेगी। और दूसरा हमारा जो तीर्थाटन है लाटू देवता धाम वाण, उसको बढ़ावा मिलेगा। रूपकुंड ट्रैक जो हमारा चलता है उसको भी बहुत यहाँ पर वो मिलेगा और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और हम हमारे विधायक जी का भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थराली के स्थानीय लोगों के मुताबिक पूर्व में कई बार इस सड़क की बदहाली और सड़कों पर बने गड्ढे भूस्खलन जोन आम जन के लिए परेशानी का सबब बनते आए हैं। लेकिन अब बीआरओ के पास सड़क का जिम्मा होने से केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण होने पर बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से यहाँ के बासिंदे भी जुड़ सकेंगे और गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाला ये सबसे नजदीकी मार्ग होगा। सबसे पहले सर इसमें एक तो तीर्थाटन में सबसे बड़ा विकास एक मिलेगा, आवाजाही बहुत अच्छी रहेगी। जो दूरी है कर्णप्रयाग से या ग्वालम से जो बद्रीनाथ की दूरी थी, ये काफ़ी नज़दीकी हो जाएगा यहाँ से। प्लस एक जो हमारे यहाँ पे ग्राम सभा वार्ड में लोकल धाम हमारा जो लाडू देवता के नाम से, उनका सबसे ज़्यादा विकास, उनको सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हमारे लोकल जनता को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सड़क की आवाजाही बहुत अच्छी रहेगी। जो मुझे लगता है सर ये जब 1997 से जो लुआनी से ऊपर की सड़कें कटी थी आज तक से, उससे पहले तो नीचे पहले भी कटी होंगी, उससे पहले उसके बाद की जो सड़कें बनी थी यहाँ पे, इसमें केवल 2 या 3 बार का डामर हुआ आज तक। ये 2024 पूरा होने वाला है। इसमें 1.5 इंच या 2 इंच का पूर्ण रूप से डामर नहीं हो पाया था आज तक विभाग के द्वारा। अब इसमें चाहे विभाग की गलती रही हो या सरकार की गलती रही हो, कैसा भी रहा होगा, लेकिन आज अगर ये बीआरओ में जाती है तो इलाके का भी अहोभाग्य है और विकास तेज गति से रहेगा सर। 99.2 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर ग्वालदम से वाण तक लगभग 62 किलोमीटर सड़क का निर्माण लोक निर्माण द्वारा किया गया था, जिसका अब बीआरओ द्वारा विस्तारीकरण किया जाना है और से 37.2 किलोमीटर लंबी नई सड़क कटिंग की जानी है, जो सुतोल, कनौल, पाणा, ईरानी, क्वारी पास जैसे ऊंचाई पर बसे रमणीय स्थलों और इस क्षेत्र के मशहूर पर्यटन स्थलों तक पहुंच में मददगार साबित होगी। इस रोड के इस किनारे बॉर्डर इलाके से मिलने से एक तो हमारी सेफ्टी है, आर्मी भी इधर बसनी जा रही है। दूसरा तपोवन तक जब ये रोड इधर किनारे से होके जाएगी, हम लोगों का विकास तो होगा ही होगा। यहाँ से तपोवन जोशीमठ के लिए हम लोगों की भी नज़दीकियाँ हो जाएंगी, हमारे संबंध भी बढ़ेंगे उस इलाके में। और हम सभी इसी इलाके के नहीं बल्कि यहाँ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पूरा कुमाऊं क्षेत्र इस इलाके से जोशीमठ बद्रीनाथ तक जुड़ेगा और काफ़ी दूरियां भी कम हो जाएंगी। इस इलाके का भी इसके साथ काफ़ी विकास है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों का करना चाहूँगा कि इसमें सभी लोगों का विकास है। हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में स्टाफ हो, यही मेन विकास है, बाकी तो आदमी खुद का विकास कर लेता है। कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। वे उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र की पैदल यात्रा करना चाहते थे। उनके प्रस्तावित दौरे को देखते हुए अल्मोड़ा से तपोवन तक पैदल ट्रैक का निर्माण किया गया। यह ट्रैक कई जगहों पर 10,000 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं कारणों से लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लिया था, जिस कारण से इस रूट पर नहीं आ पाए थे। लेकिन साहसिक पर्यटन की दृष्टि से इस ट्रैक को अब तक लॉर्ड कर्जन ट्रैक के रूप में जाना जाता है, मगर जनरल स्टाफ सड़क के नाम से जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।